तो हम बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसकी अगर बात करें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो किस लिए है? सिस्टम से इंटरेक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे कोई भी लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है इंसान का इंसान से कम्युनिकेशन। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका कम्युनिकेशन किससे है? तो इंसान का सिस्टम से, जो लैपटॉप कंप्यूटर डिवाइसेस जो आपके पास अवेलेबल है उस पर अगर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए ये अवेलेबल है। हम बात करते हैं यहाँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बार हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो थी वही रहने वाली है, तो एक बार ब्रीफ मैनर में हम इसे डिस्कस कर रहे हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी ने इसे बनाया तो उसका नाम सी क्यों रखा, एक रीज़न भी है, साथ के साथ क्या रहा था वो तो हो चुका है, उसमें समझने का कुछ नहीं है। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो बात ऐसी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इससे पहले भी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई थी, इसके बाद भी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हुई। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिरार्की में फैमिली लैंग्वेजेस की, तो हम बात कर रहे हैं 1967 से। उससे पहले भी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी, जैसे एल्गोल, फोर्ट्रेन, कोबोल, इस तरीके की बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुकी थी। 1967 में एक लैंग्वेज आई थी जिसका नाम दिया गया BCPL। फुल फॉर्म कही जाती है इसकी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो हमारे पास अवेलेबल है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इससे क्रिएट किया था मार्टिन रिचर्ड्स ने। मार्टिन रिचर्ड्स ने यूएसए के अंदर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया था। एक बार हम यहाँ नाम भी लिख देते हैं। और BCPL एक लैंग्वेज थी जो सिस्टम से इंटरेक्शन के लिए अवेलेबल थी, लेकिन उसके बाद BCPL के बाद 1970 अप्रोक्स आई थी एक लैंग्वेज जिसे बनाया केन थॉम्सन ने, और उसका नाम दिया BCPL के ही फर्स्ट लेटर पे, इसका नाम दिया गया बी लैंग्वेज, जिसे बनाया केन थॉम्सन ने। और उसके बाद 1972 में वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। 1972 में जो बी लैंग्वेज के बाद आई थी, इसका नाम दिया गया सी लैंग्वेज। ऐसा भी कंसीडर किया जाता है कि BCPL का फर्स्ट लेटर बी काम में लिया गया, वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, उसके बाद ये सी ट्राई किया गया था। और सी लैंग्वेज के बाद भी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई हैं, इससे पहले भी इसके बाद भी। तो यहाँ बात रहेगी कि आप जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं ये आज के टाइम में भी पॉपुलर है, काम में ली जाती है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में भी। उसके अलावा अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करते हैं तो उसका भी बेस प्रोवाइड होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से आपके लॉजिकल स्किल्स इंप्रूव होते हैं और एक आपको प्रोग्रामिंग अप्रोच मिलती है। इस लैंग्वेज को बनाया था डेनिस रिची ने। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनके अलावा एक और हम नोट कर रहे हैं जो सी का एक्सटेंशन कंसीडर हो रहा है, वो अर्ली 1980s में जो बनाई गई है लैंग्वेज। क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ही साल में इंस्टेंटली बन जाए ऐसा नहीं होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। ये लैंग्वेज C++, जिसे बनाया है बार्न स्टॉयस्ट्रुप ने। अर्ली 1980s में। और ये जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अभी यहाँ नोट किए ये फैमिली लैंग्वेजेस कंसीडर होती हैं, क्योंकि ये सभी लैंग्वेज बनी है AT&T बेल लेबोरेटरी में। बेल लैब्स भी कहा जाता है जिसे। AT&T की फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। टेलीकम्युनिकेशन की बहुत बड़ी कंपनी आज के टाइम में भी एग्जिस्ट कर रही है और ये सभी हैं न्यू जर्सी USA के अंदर अवेलेबल। तो USA के अंदर आप जाके डेनिस रिची से तो नहीं मिल सकते क्योंकि कुछ साल पहले वो
एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन हाँ बार्न स्ट्रूप अभी भी अलाइव हैं, तो हाँ C++ जैसी चीज़ तो जिसने बनाई है उनसे आप मिल भी सकते हैं वहाँ जाकर। तो हम जो फोकस करने वाले हैं वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे बनाया है 1972 में। किसने बनाया है? डेनिस रिची ने। और कहाँ बनाया है? AT&T बेल लैब्स पे, बेल लेबोरेटरी में। AT&T की फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। ये हिस्ट्री है, ये हमेशा यही रहने वाली है। फिर भी अगर आप में से कोई नोट करना चाहे आराम से नोट कर सकता है, और जो ऑनलाइन कनेक्टेड है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक चीज़ आगे के लिए हमेशा के लिए ध्यान रखें, हमेशा अपने पास नोटबुक एंड पेन साथ में रखना। जब भी जो भी आपका नोट करने का मन कर रहे हैं नोट करते जाना साथ में, ठीक। तो ये तो हिस्ट्री थी, ऐसा हुआ था, हो चुका है, इसमें तो चेंज किया नहीं जा सकता। अब हम जो बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझने के लिए, वो डिस्कशन कुछ ऐसा, एक बार हम इसे क्लियर कर रहे हैं अब, ठीक, ओके। हम अब जो बात कर रहे हैं कि यहाँ सिस्टम से इंटरेक्शन करने का जो तरीका हम कंसीडर कर रहे हैं, यूज़र की अप्रोच पहले और फिर प्रोग्रामर की अप्रोच। तो कोई यूज़र अगर है, वो अगर सिस्टम पे वर्क करना चाहता है तो क्या करता है? वो एक पर्टिकुलर कमांड प्रोवाइड करता है, जिस कमांड के रेस्पेक्टिवली वो इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करना चाहता है। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं यूज़र की अप्रोच की, यूज़र की अप्रोच क्या होती है? जब भी उसे सिस्टम पे, अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर वर्क करना होता है तो कोई कमांड प्रोवाइड करता है। सिस्टम पे कमांड कैसे? जैसे मूवी देखनी है, सिंपल सा एग्जांपल, मूवी ऑलरेडी अवेलेबल है सिस्टम पर, तो मूवी का जो आइकन है उसे सेलेक्ट करके उस पर डबल क्लिक कर दिया जाता है, या उस पर एंटर प्रेस कर दिया जाता है सेलेक्ट करने के बाद, और मूवी प्ले होने लग जाती है। होपफुली आप सभी ने ऐसा कुछ कर रखा है किसी ना किसी एप्लीकेशन या गेम की कोई एप्लीकेशन है उसके साथ भी, राइट। तो पर्टिकुलर कमांड प्रोवाइड की जाती है किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर्टिकुलर कमांड के रेस्पेक्टिवली सिस्टम पे अपना टास्क परफॉर्म करता है। जो भी मशीन को टास्क परफॉर्म करना है वो टास्क परफॉर्म कर दिया जाता है। तो यूज़र की अप्रोच तो बहुत सिंपल सी है, और यूज़र हम बहुत टाइम पहले से हो सकता है बने बनाए हों। सिस्टम पे वर्क करना हम सभी को थोड़ा बहुत तो आता ही है। हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो अप्रोच प्रोग्रामर की अप्रोच की हम बात करने वाले हैं। और प्रोग्रामर की अप्रोच कैसी? तो यूज़र को कुछ भी क्रिएट नहीं करना था, उसे तो केवल उस एप्लीकेशन को यूज़ में लेना था। मूवी देखनी थी, गेम खेलना था, कुछ भी क्रिएट नहीं करना था। बट प्रोग्रामर की अप्रोच कैसी? तो कोई प्रोग्रामर अगर है, वो अगर कुछ चीज़ क्रिएट करना चाहता है, कुछ नई एप्लीकेशन बनाना चाहता है, तो सबसे पहले सोचेगा उसके लिए लॉजिक, उसका आइडिया कि वो क्या क्रिएट करना चाहता है। और जो ये लॉजिक सोचा, उस लॉजिक के रेस्पेक्टिवली अपना खुद का एक प्रोग्राम क्रिएट करेगा, और उस प्रोग्राम को किसी कंपाइलर की हेल्प से, उस प्रोग्राम को किसी कंपाइलर की हेल्प से कन्वर्ट कर दिया जाएगा मशीन कोड में, जो फाइनली मशीन परफॉर्म कर सके। मशीन कोड, या हम कह दें बाइनरी कोड में वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसे सिस्टम परफॉर्म कर सके। तो प्रोग्रामर की अप्रोच, सबसे बेसिक अप्रोच जो इनिशियल स्टेप है वो है लॉजिक सोचना। जब लॉजिक सोच लिया कि कोई टास्क है, जैसे सम ऑफ टू नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, दो वैल्यूज का एडिशन करना है, तो सबसे पहले यूजर से दो वैल्यू रीड करना चाहेंगे, उन दोनों का एडिशन करके रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। यही टास्क है, यही लॉजिक है। और इस लॉजिक को प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा जाएगा, और जो प्रोग्राम हम बना देंगे उसे किसी कंपाइलर की हेल्प से कन्वर्ट कर दिया जाएगा मशीन कोड में। मशीन कोड और कुछ नहीं, बाइनरी कोड है जो सिस्टम परफॉर्म करता है। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये जो लॉजिक सोचने वाला लेवल है, ये हाई लेवल लैंग्वेज की तरह कंसिडर होता है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो यूज़र समझता है। यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल जो लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। और फाइनली जो मशीन के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है उसे हम कह रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज। जो मशीन कोड में फाइनल कन्वर्जन हुआ उसे कहा जा रहा है लो लेवल लैंग्वेज।
और हम जो डिस्कस करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कहाँ काम में आ रही है? इस हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने का एक इंटरमीडिएट लेवल, वो है हमारी सी लैंग्वेज, जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने में हम काम में ले रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज का मतलब ये डायरेक्टली प्रोग्राम अंडरस्टैंडेबल हर एक यूज़र के लिए नहीं है, इंसान के लिए डायरेक्ट समझने लायक हो सकता है, नहीं हो, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं उसके बाद तो समझा जा सकता है ऑब्वियसली। ये डायरेक्टली मशीन परफॉर्म नहीं कर सकती इस पर्टिकुलर वर्किंग को, इस प्रोग्राम को किसी कंपाइलर की हेल्प से उसे कन्वर्ट किया जाएगा, फिर परफॉर्म किया जाएगा। तो हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या C++ है, वो वर्क करती है एज अ मिडल लेवल लैंग्वेज। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। हाई लेवल टू लो लेवल कन्वर्जन में काम में ले रहे हैं हम अपने प्रोग्राम को, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, लेकिन साथ के साथ ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और एक्सपर्ट ओपिनियन, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ऐसा भी होता है कि मिडल तो कुछ होता ही नहीं है, या तो होता है हाई या होता है लो, या तो इंसान समझ सकता है या इंसान नहीं समझ सकता, या कहते हैं या तो मशीन परफॉर्म कर सकती है या मशीन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो उस केस में अगर आपको ऑप्शन दो ही दिए जाएं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल है या लो लेवल है, दो ही ऑप्शन है, तो उस वक्त सी प्रोग्रामिंग को आप कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये डायरेक्ट परफॉर्म नहीं की जा सकती, इसे कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे अगर हम साथ के साथ ये आप नोट कर लेते हैं, अगर उसके बाद हम बात करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज किसे कह रहे हैं हम, लो लेवल, वो तो हमें पता चला, लेकिन प्रोग्राम किसे कह रहे हैं और कंपाइलर किसे कह रहे हैं उसकी हम बात करना चाहते हैं। ठीक, तो एक बार आप सभी इसे नोट कर सकते हैं जल्दी से, आराम से इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे भी आप चाहें। ठीक, यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या चीज़ है, तो बोलते हैं एक बार आप नोट करें प्रोग्राम, आगे नोट कर लें एक हेडिंग प्रोग्राम, एक लाइन में बस एक डेफिनेशन की तरह आप कंसिडर कर सकते हैं ना। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, program is a set of instructions which are used to perform any particular task. एक तरीके से आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है, जो भी आप सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसे हम कह रहे हैं प्रोग्राम। एक बार वापस बोलते हैं, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are used to perform any particular task, or we can say which are used to solve any given problem। एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए जो आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, टास्क क्या क्या परफॉर्म करने हैं उसमें, इंटरमीडिएट टास्क कौन कौन से हैं, वो सब प्रोवाइड कर दिया एक प्रॉपर फॉर्मेट में, उसे हम कहेंगे प्रोग्राम। ठीक, साथ के साथ हम यहाँ पे बात करते हैं कंपाइलर क्या चीज़ है। अभी हमने प्रोग्राम की बात की थी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए जो प्रोवाइड किया एक फॉर्मेट में, एक सिंटैक्स को फॉलो करते हुए। अब हम बात करते हैं कंपाइलर क्या चीज़ है, तो नोट कर लें साथ में, कंपाइलर वर्क्स एज अ ट्रांसलेटर which converts program into machine code, और वी कैन से हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करने वाला है, एक ट्रांसलेटर की तरह हम कंसिडर करें जिसे, वो है हमारा कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में क्यों कहा हमने,
क्योंकि कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन में मिडिल लेवल तो है ही नहीं, तो प्रोग्राम क्या हाई लेवल की तरह है। तो हाई को लो में कन्वर्ट करने का जो ट्रांसलेटर जो पहले से अवेलेबल है वो है कंपाइलर। एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे प्रोग्राम को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर सके, उसे हम कह रहे हैं कंपाइलर। ठीक है, यहाँ तक की बात? ओके, यहाँ तक नोट कर लिया सबने, राइट? ओके, अब हम बात करते हैं कुछ आगे। अब हम बात कर रहे हैं जो अभी हमने बीच में कुछ वर्ड काम में ले लिया, जैसे हमने सिंटैक्स कहा था, है ना? तो सिंटैक्स क्या चीज़ है, और हो सकता है अभी हमने बोला हो या आगे बोल सकते हैं, उसके लिए सिमेंटिक क्या चीज़ है हम उसकी भी बात करना चाहते हैं। सिंटैक्स एंड सिमेंटिक क्या चीज़ है, हम उन्हें डिस्कस करना चाहते हैं। सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। तो बात है ऐसी, हम सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेट करने का तरीका, भले ही ये कम्युनिकेशन सिस्टम से हो रहा है। और किसी भी लैंग्वेज की खास बात, अगर दो इंसान अलग से बैठे हुए हैं कहीं पे और वो आपस में बात करना चाहते हैं, तो दो चीज़ें चाहिए। एक तो वो बात चाहिए जो करनी है, और दूसरी चीज़ उस बात को कहने के लिए अगर दोनों की लैंग्वेजेस, दोनों की कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। सपोज करो दो पर्सन बैठे हुए हैं, एक को फ्रेंच आती है, एक को जर्मन आती है, दोनों को कोई कॉमन लैंग्वेज आती नहीं है, तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो दो चीज़ें हमेशा रिक्वायर्ड होती है कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए। एक तो वो बात कि क्या करनी है, कैसे करनी है। दूसरी चीज़ कैसे करनी वाली चीज़ को भी और स्पेसिफिकली कहें तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कैसे की जाती है बात। जैसे किसी लैंग्वेज की ग्रामर होती है, जैसे इंग्लिश में ही गोज टू स्कूल सही लगता है, लेकिन ही स्कूल गोज टू सही नहीं लगता, राइट? तो सेंटेंस क्रिएट करने के लिए भी जैसे आप ग्रामर काम में लेते हैं, सिमिलरली प्रोग्राम के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोग्राम, उसके अंदर हर एक इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट रहने वाला है, और वो जो फॉर्मेट है उसे कह रहे हैं हम सिंटैक्स। जबकि उस फॉर्मेट के अलावा जो हम आइडिया, जो लॉजिक की बात कर रहे हैं, उसे कहेंगे सिमेंटिक। एक बार वापस बोलते हैं कि सिंटैक्स क्या है एंड सिमेंटिक क्या है। तो उसमें से सिमेंटिक है हमारा वो लॉजिक जो हम प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड करते हैं, और सिंटैक्स पर्टिकुलर फॉर्मेट, एक फॉर्मेट जिसे फॉलो करते हुए हमें प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने हैं। वो पर्टिकुलर फॉर्मेट तो है सिंटैक्स, जबकि उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ जो हम कन्वे करना चाहते हैं, जो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, उसका लॉजिक, उसका आइडिया क्या है, हम सोच क्या रहे हैं, उसके लिए हम कहेंगे सिमेंटिक। किस तरीके से लिख रहे हैं प्रोग्राम, वो है सिंटैक्स, और उस प्रोग्राम को लिखते टाइम हम सोच क्या रहे हैं, हमारा लॉजिक क्या है, आइडिया क्या है, वो है सिमेंटिक्स। ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जब हम वर्क कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, जावा में, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है, तो वहाँ पे ये डिफरेंट रहने वाला है। सिंटैक्स डिफरेंट रहेगा फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो आपकी लैंग्वेज है उसके रेस्पेक्टिवली अवेलेबल रहेगा। जबकि हम लॉजिक की बात करें तो लॉजिक आप चाहे सी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे सी प्लस प्लस में, चाहे जावा में, अगर आपको सम ऑफ टू नंबर्स परफॉर्म करना है तो लॉजिक सोचने का तरीका कुछ वैसा ही है कि दो वैल्यू चाहिए, पहले रीड करनी है, उन दोनों का एडिशन करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसे प्रिंट कर देना। तो लॉजिक जो है वो सेम रहने वाला है, अगर हमारी वो लैंग्वेजेस अलग अलग हैं तो भी। सेम फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। बीच में आप चाहें तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये डिफरेंस की हम बात करें ना। सिंटैक्स पर्टिकुलर फॉर्मेट है, सिमेंटिक उसका लॉजिक, उसका आइडिया अवेलेबल है कि आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। सिंटैक्स अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग हो सकता है, वो बात अलग है। सी और सी प्लस प्लस, उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस तो उनमें भी आ जाएगा। और लॉजिक तो सभी लैंग्वेजेस के लिए सेम कंसीडर हो रहा है, वो तो सोचने का तरीका है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे सिमेंटिक अच्छा होगा, आपके लॉजिक इंप्रूव होंगे। प्रैक्टिस करने से सोचने का तरीका आपका इंप्रूव होता है कि कैसे सोच रहे हैं आप। ठीक। तो प्रैक्टिस जरूर करें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, लेकिन
जब हम एक पर्टिकुलर सिंटेक्स के साथ अपने उस टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उसे कह देते हैं हम प्रोग्राम। रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सिंटेक्स की हेल्प से हम अगर उस लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में, अगर हम सारे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तब तो हम इसे कहते हैं प्रोग्राम। लेकिन अगर हम केवल लॉजिक को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई फॉर्मेट नहीं, बिना किसी फॉर्मेट के आपस में एक दूसरे को अपने लॉजिक समझाना चाहते हैं, तो उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। उसका तरीका फ्लो चार्ट हो सकता है। जैसे कि फ्लो चार्ट का मतलब क्या, उसे ध्यान से सुनना एंड समझना। बात ऐसे कि आपने कोई लॉजिक सोचा, अपने किसी टीम मेंबर को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप डायग्राम बनाते हुए जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे कह रहे हैं फ्लो चार्ट। जैसे कई बार होता भी है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट अवेलेबल हैं, बिना बोले बात पहुंचानी अपने फ्रेंड तक, तो कॉपी पे कुछ डायग्राम बनाया और कॉपी दे दी उसे, सिंपल। तो डायग्राम से भी समझ जाता है इंसान। तो वो डायग्राम फॉर्मेट में जो समझाने का तरीका है लॉजिक को, वो है फ्लो चार्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और वी कैन से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। जबकि रिप्रेजेंटेशन जो हमारे सिमेंटिक के हैं वो फ्लो चार्ट के अलावा एल्गोरिथम भी है। एल्गोरिथम का सेंस ऐसा कि डायग्राम भी क्यों बनाने, हम डायरेक्ट वो स्टेप्स लिख दें कि क्या स्टेप्स करने हैं, वो स्टेप लिख दिया हमने, अपनी वर्डिंग में ही लिख दिए, बिना कोई फॉर्मेट फॉलो किए हुए अपनी वर्डिंग में स्टेप लिख दिया कि पहले ये करना है स्टेप 1, स्टेप 2 पे ये करना है, स्टेप 3 पे ये करना है, स्टेप 4 पे ये करना है। अपनी वर्डिंग में जो लिख दिया हमने वो हम कह रहे हैं एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ तक बात। फ्लो चार्ट है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और डायग्राम बनाते हुए जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने लॉजिक को, वो है फ्लो चार्ट। जबकि एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्डिंग में, उसे हम कह रहे हैं एल्गोरिथम। और ये दोनों हैं लॉजिक के ही रिप्रेजेंटेशन। इनके अलावा जो लॉजिक का रिप्रेजेंटेशन कई बार कंपनीज पूछ लेती हैं जो, वो है स्यूडो कोड। स्यूडो का लिटरल सेंस तो वैसे इमेजनरी वाला होता है, बट यहाँ स्यूडो कोड का सेंस है एक तरीके से रफ कोड। कई बार क्या होगा, आप जब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखोगे तो लॉजिक आपके अच्छे होते जाएंगे। सी सीखी, सी प्लस प्लस सीखी, जावा सीखी, सब में सोचने का तरीका इंप्रूव होता जाएगा। आपका सोचने का तरीका, लॉजिक्स, सिमेंटिक इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन सबका सिंटेक्स थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है, चेंज आ सकता है सिंटेक्स में, तो कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। फाइनली जब कंपनी को किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होता है तो उन्हें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है लॉजिक सोचने वालों की, क्योंकि सिंटेक्स अगर भूल भी गए वापस रिवाइज कर सकते हो, लेकिन सोचने का तरीका हर इंसान का अलग अलग होता है। तो कई बार कुछ कंपनीज कह देती हैं कि आपको सिंटेक्स को लेके हो सकता है डाउट हो, एक काम करो आप स्यूडो कोड लिख दो। स्यूडो कोड का मतलब आपको जितना भी सिंटेक्स ध्यान है उस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए प्रोग्राम लिख दो। अगर वहां पे सिंटेक्स वाइज कुछ मिस्टेक हुई तो वो इग्नोर कर दी जाएगी। जैसा अगर a=5 ऐसा अगर हमें देना पड़ता है, ये सेमी कॉलन देना पड़ता है, आगे हम बात करेंगे ये क्या चीज होती है, बट हाँ, अगर ऐसा हमें प्रोवाइड करना पड़ता है सिंटेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सिमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें स्यूडो कोड में, अगर जल्दी जल्दी में ऐसा लिख बैठे तो इसे गलत कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसे भी सही कंसीडर कर लिया जाएगा। मतलब एक तरीके से आपकी जो टाइपिंग मिस्टेक सिंटेक्स को लेके जो हो रही हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा। साथ के साथ आप स्यूडो कोड अगर आपसे पूछा गया और आपके पास अगर टाइम कम है तो केवल जो फंक्शनैलिटी पूछिए केवल उसी पे फोकस करके आप उससे रिलेटेड वर्किंग प्रोवाइड कर देंगे, बाकी पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं होगी, वो होगा स्यूडो कोड। तो सिंटेक्स पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसे फॉलो करते हुए अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं वो तो है प्रोग्राम। सिमेंटिक लॉजिक या आइडिया की बात कर रहा है, और अगर आप उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। फ्लो चार्ट भी हो सकता है जो ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एल्गोरिथम भी हो सकता है जो स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और एक स्यूडो कोड भी हो सकता है जो एक्चुअल में है प्रोग्रामिंग, बट अगर आपसे कोई टाइपिंग मिस्टेक जैसी गलती हो रही है, सिंटेक्स वाइज मिस्टेक हो रही है, तो वो इग्नोर कर दी जाएगी। सिमेंटिक सही होना चाहिए, लॉजिक सही होना चाहिए, सिंटेक्स वाले मिस्टेक को इग्नोर कर सके, वो है स्यूडो कोड। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे प्रोग्राम और स्यूडो कोड के डिफरेंस के लिए, जैसा आप हो सकता है स्कूल टाइम में आप सभी एक होमवर्क की कॉपी आप बनाते थे, क्लास वर्क की कॉपी,
होमवर्क की कॉपी में सब आप सजा सजा के लिखते थे अच्छे से, हैंड राइटिंग अच्छी रखते हुए। क्लास वर्क की कॉपी में जबरदस्ती हैंड राइटिंग गंदी नहीं करते हैं, बस जल्दी लिख देते हैं। ये चीज समझना, आपको स्यूडो कोड लिखना है, आप पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसमें मिस्टेक करना कंपलसरी नहीं है। मिस्टेक हो जाती है सिंटेक्स वाइज, वो इग्नोर हो जाएगी, अदरवाइज स्यूडो कोड पूछे आप पूरा प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां तक की बात का आइडिया लगा आप सभी को, राइट? एक बार आप इसे नोट कर सकते हैं, जो भी नोट करना चाह रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो अभी हमने बात की थी सिंटैक्स, जो पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, जिसे हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कुछ क्लासेस बाद। अभी हम बात करेंगे पहले सिमेंटिक के लिए, और सिमेंटिक के लिए अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम फ्लो चार्ट की। तो फ्लो चार्ट क्या होता है वो होपफुली आपको ध्यान है। क्या होता है फ्लो चार्ट? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और वी कैन से, बिल्कुल, ग्राफ या हम कहते हैं डायग्राम, कुछ डायग्राम बनाते हुए रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है फ्लो चार्ट। अब डायग्राम बनाते हुए रिप्रेजेंट करना है तो डायग्राम आप सिंबल कोई से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट के लिए कुछ पर्टिकुलर सिंबल काम में लेना प्रेफर करना चाहिए। कौन कौन से सिंबल और क्यों प्रेफर करना चाहिए, रीजन उसका, आप जब टीम में वर्क करेंगे तो टीम में वर्क करते टाइम अगर आप डायग्राम बनाते हुए समझा रहे हैं तो डायग्राम में क्लियरिटी बनी रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, डायग्राम के वो सिंबल देख के भी आइडिया लग सके कि वहां पे टास्क क्या करना चाह रहे हो। डायग्राम में कुछ लिख रखा है, उसके अलावा डायग्राम के सिंबल से भी आइडिया लगे कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं फ्लो चार्ट की, उसे एक बार समझते हैं यहाँ। तो फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं फ्लो चार्ट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसके जो सिंबल्स कंसीडर किए जाते हैं वो सबसे मेजर सिंबल्स की अगर हम बात करें तो ये सिंबल जो है इसे कहा जाता है, जो ये एलिप्स जो दिख रहा है आपको ये सिंबल, इसे हम प्रोग्रामिंग में यहाँ पे फ्लो चार्ट के टाइम पे कहेंगे स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स। इसका मतलब क्या है स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स का? मतलब कि हम यहाँ प्रोग्रामिंग में जो भी लॉजिक स्टार्ट कर रहे हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी यही सिंबल काम में ले लेंगे, उसकी एंडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम यही सिंबल काम में ले लेंगे। यही हमें जो बाकी सिंबल्स और यूजफुल हो सकते हैं उनमें से बात करें अगर, तो ये जो रेक्टेंगल आप कहते आ रहे हैं अभी तक, प्रोग्रामिंग में हम इसे कहेंगे प्रोसेसिंग बॉक्स, और वी कैन से इट कैलकुलेशन बॉक्स। प्रोसेसिंग बॉक्स कह सकते हैं या फिर कैलकुलेशन बॉक्स भी कह सकते हैं इस रेक्टेंगल को। सिमिलरली यहाँ पे जो हमें कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है डिसीजन मेकिंग की, तो उस केस में हम ये काम में ले सकते हैं, इसे हम कह रहे हैं डिसीजन बॉक्स। कभी अगर हमें अपने लॉजिक में कुछ डिसाइड करना है उसके लिए हम इसे काम में ले सकते हैं डिसीजन बॉक्स को। डिसाइड करने का मतलब क्या? जैसे नॉर्मल सा एक सिंपल सा लॉजिक जो रियल लाइफ से रिलेट करते हुए हम बात करें। कई बार ऐसा होता है आप कहीं मार्केट से जा रहे हैं, आप सोचते हैं एक बार चेक कर रहे हैं मनी अभी जेब में कितनी है, और आप चेक करते हैं अगर मनी आपके पास 500 से ज़्यादा है तो आप सोचते हो डोमिनोज में चल जाते हैं कुछ खाने के लिए। आप चेक करते नहीं, अगर 500 से कम है तो यहीं बाहर पाव भाजी खा लेते हैं, करते हैं कई बार ऐसा डिसाइड।
वो डिसीजन मेकिंग जैसी चीज अगर हमें कहीं प्रोग्रामिंग में रिक्वायर्ड है तो उसके लिए काम में लेंगे हम इस सिंबल, इस रोम्बस सिंबल को, काजू कतली की शेप का ये जो सिंबल दिख रहा है, जो एक्चुअली में डिसीजन बॉक्स कहलाएगा, जहां पे इस बॉक्स के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे वो कंडीशन, जिस कंडीशन के बेसिस पे हम सिलेक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे इसके अंदर। और इस पर्टिकुलर डिसीजन बॉक्स से 2 फ्लो लाइंस हम प्रोवाइड करना चाहेंगे। 2 फ्लो लाइंस का मतलब यहाँ से हम आउटगोइंग लाइंस जो प्रोवाइड करेंगे ये एक्सप्लेन करने के लिए कि इसके बाद क्या काम करना है, वो एक नहीं 2 प्रोवाइड की जाएगी। इससे एक प्रोवाइड की जा सकती है, इससे एक प्रोवाइड की जा सकती है, जबकि डिसीजन बॉक्स से 2 प्रोवाइड की जाएगी। रीजन उसका, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें कुछ और परफॉर्म करना है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो हम कुछ और परफॉर्म करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं, कंडीशन ट्रू के टाइम कुछ अलग, कंडीशन फॉल्स के टाइम कुछ अलग। और ये जो हम फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं, ये फ्लो चार्ट आप ऑन पेपर भी ड्रॉ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे ऑन पेपर ड्रॉ कर लिया जाता है या रिकॉर्ड्स क्रिएट करने के लिए वर्ड फाइल के अंदर या किसी और तरीके से ड्रॉ करके रख लिया जाता है, प्रिंट लेके रख लिया जाता है जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ। और ये जो हमने सिंबल्स की बात की, ये स्टार्ट और स्टॉप सिंबल है, ये प्रोसेसिंग बॉक्स है, ये डिसीजन बॉक्स अवेलेबल है। इनके अलावा भी हमें बहुत से सिंबल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे हमें यूजर से अगर कभी इनपुट लेना है या यूजर के सामने कुछ आउटपुट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम काम में लेंगे ये पैरेललोग्राम, जिसे हम यहाँ पे कहेंगे इनपुट और आउटपुट बॉक्स। ये जो पैरेललोग्राम सिंबल जो अवेलेबल है इसे हम कहेंगे इनपुट आउटपुट बॉक्स। और इसका मतलब क्या है उसे भी समझें, एक बार वापस ध्यान से सुने। जब भी हमें यूजर से कोई डेटा रीड करना है या यूजर के सामने कुछ रिजल्ट प्रोवाइड करना है, आउटपुट देना है, उस केस में हम काम में ले लेंगे ये इनपुट आउटपुट बॉक्स। जैसे सम ऑफ 2 नंबर्स के लिए, सम ऑफ 2 नंबर्स के लिए हम यूजर से पहले 2 वैल्यू रीड करना चाहेंगे, उसे भी रिप्रेजेंट कर देंगे इसी इनपुट आउटपुट बॉक्स में। कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम ये प्रोसेसिंग बॉक्स काम में ले लेंगे। कोई डिसीजन की जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती ये बॉक्स काम में नहीं लेना, डिसीजन बॉक्स। तो सम ऑफ 2 नंबर्स में हो सकता है हम पहले स्टार्ट करेंगे, रीड करेंगे 2 वैल्यूज, प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे उन दोनों का एडिशन, उसके बाद वापस एक रिजल्ट प्रोवाइड करना चाहेंगे, आउटपुट देना चाहेंगे, उसके बाद करना चाहेंगे स्टॉप। और इन सब की आपस में कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो लाइंस प्रोवाइड की जा सकती है। फ्लो लाइंस का मतलब आपस में कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का बस एक तरीका जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ये जो फ्लो लाइन आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ये किसी भी डायरेक्शन में प्रोवाइड की जा सकती है। अभी हम इस जिस टूल पे इसे ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करने में भले टाइम लगाओ, आप ऑन पेपर जल्दी से ड्रॉ कर सकते हैं, एक एरो है, राइट। फ्लो लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ये जरूरी नहीं है डाउनवर्ड ही होना, ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ऊपर नीचे, स्ट्रेट लाइन होना भी कंपलसरी नहीं है, कर्व के साथ भी हो सकती है। वो कंसीडर होंगी हमारे पास जो अवेलेबल ये अप्रोच, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की जो अप्रोच है उन्हें कहेंगे हम फ्लो लाइंस। तो मेजरली जो सिंबल्स हमारे काम में आने वाले हैं फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने में वो ये हैं। इनके अलावा भी कुछ सिंबल्स हैं जो बाद में हम कभी बीच में देख लेंगे जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक। इन सभी को आप आराम से नोट कर सकते हैं।